कभी कभी एक सवाल पूरी सभ्यता की नींव हिला देता है। सवाल छोटा सा है, न्याय क्या है? क्या न्याय सिर्फ नियम मान लेने का नाम है? क्या न्याय वही है जो ताकतवर तय कर दे? या न्याय कोई ऐसी रोशनी है जो इंसान के भीतर भी जलती है और समाज के बाहर भी? प्लेटो की किताब द रिपब्लिक इसी रोशनी की तलाश है। ये किताब केवल राजनीति की किताब नहीं है, ये आत्मा का नक्शा है। ये शहर के बहाने मनुष्य को पढ़ने की कोशिश है, क्योंकि प्लेटो मानते हैं राज्य बाहर खड़ा हुआ मनुष्य है और मनुष्य भीतर बसा हुआ राज्य। अगर हमें समझना है कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति कैसा होता है, तो हमें पहले देखना होगा कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक बहस से। कुछ लोग कहते हैं न्याय मतलब सच बोलना, कर्ज चुका देना, दोस्तों का भला करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन प्लेटो पूछते हैं, क्या हर सच बोलना न्याय है? अगर कोई पागल आदमी अपनी तलवार वापस मांगे तो क्या उसे तलवार लौटा देना न्याय होगा? फिर एक और आवाज आती है, न्याय तो बस ताकतवर का हित है। जिसके हाथ में सत्ता है वही नियम लिखता है। राजा अपना फायदा देखता है, सरकार अपना। कमजोर लोग उन नियमों को न्याय समझकर मानते रहते हैं। ये बात आज भी चुभती है, क्योंकि इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है। कानून के नाम पर अन्याय हुआ, व्यवस्था के नाम पर शोषण हुआ और सत्ता ने अपनी स्वार्थ को नैतिकता का नाम दे दिया। लेकिन प्लेटो यहां रुकते नहीं। वे कहते हैं, अगर न्याय सिर्फ ताकत है तो फिर डाकू और शासक में अंतर क्या रह जाएगा? न्याय को समझने के लिए हमें मनुष्य से बड़ा चित्र देखना होगा। हमें एक शहर बनाना होगा, विचारों का शहर, कल्पना का शहर, जहां हम देख सकें कि न्याय जन्म कैसे लेता है। प्लेटो कहते हैं, मनुष्य अकेला पूरा नहीं होता। उसे भोजन चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसी जरूरत से समाज पैदा होता है। सबसे पहले एक सरल नगर बनता है। किसान खेती करता है, मोची जूते बनाता है, बढ़ई घर बनाता है, बुनकर वस्त्र बनाता है। हर व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसकी प्रकृति सबसे अधिक सक्षम है। यही प्लेटो के आदर्श राज्य की पहली धड़कन है। हर व्यक्ति अपना स्वभाव पहचाने और समाज में अपना उचित काम करे। लेकिन मनुष्य केवल रोटी से संतुष्ट नहीं रहता। वो स्वाद चाहता है, सजावट चाहता है, संगीत चाहता है, सोना चाहता है, विलास चाहता है। सादा शहर धीरे धीरे इच्छाओं का शहर बन जाता है। जरूरतें बढ़ती हैं, सीमाएं फैलती हैं, संसाधन कम पड़ते हैं और फिर जन्म लेता है संघर्ष। यहीं से युद्ध आता है और युद्ध के साथ जरूरत पड़ती है रक्षकों की। अब प्लेटो पूछते हैं, रक्षक कैसा हो? वो केवल शक्तिशाली ना हो, क्योंकि शक्ति बिना विवेक के हिंसा बन जाती है। वो केवल कोमल भी ना हो, क्योंकि कोमलता बिना साहस के समाज की रक्षा नहीं कर सकती। प्लेटो रक्षक की तुलना एक अच्छे कुत्ते से करते हैं, अपने लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण लेकिन खतरे के सामने निर्भय। रक्षक के भीतर दो गुण साथ होने चाहिए, साहस और समझ। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लेटो कहते हैं, जिस समाज को बचाना है उसके बच्चों की कल्पना को पहले बचाना होगा। वे क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किसे नायक मानते हैं, किस कहानी से उनका हृदय आकार लेता है, यही भविष्य के राज्य को गढ़ता है। इसलिए संगीत, कविता, व्यायाम, अनुशासन, ये सब केवल मनोरंजन नहीं है, ये आत्मा की मिट्टी को आकार देने वाले औजार हैं। लेकिन यही प्लेटो कठिन और विवादास्पद हो जाते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को हर कहानी नहीं सुनाई जानी चाहिए, हर कला स्वतंत्र नहीं छोड़ी जानी चाहिए। जो कथा आत्मा को बिगाड़े उसे रोकना होगा। आज के समय में यह सवाल और तीखा हो जाता है।
क्या समाज को बच्चों की रक्षा के नाम पर कला को नियंत्रित करना चाहिए, या यही नियंत्रण धीरे धीरे स्वतंत्रता का गला घोंट देता है? प्लेटो का आदर्श राज्य सुंदर भी है और थोड़ा भयावह भी। प्लेटो के लिए कला केवल कला नहीं है, कला आत्मा के भीतर रास्ता बनाती है। एक गीत मनुष्य को बहादुर बना सकता है, एक कहानी उसे कायर भी बना सकती है, एक चित्र इच्छा भड़का सकता है, एक मिथक संयम सिखा सकता है। इसलिए वे कहते हैं, समाज को उन ध्वनियों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मा को अव्यवस्थित कर देती हैं। लेकिन समस्या यही है, आत्मा की रक्षा और विचार की हत्या के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब कोई राज्य ये तय करने लगे कि कौन सी कविता अच्छी है, कौन सा संगीत नैतिक है, कौन सी कहानी जनता के लिए सुरक्षित है, तो न्याय का सपना कभी कभी नियंत्रण की जेल बन सकता है। यहीं प्लेटो हमें चुनौती देते हैं। वे हमें केवल उत्तर नहीं देते, वे हमें असुविधा में डालते हैं। अब प्लेटो राज्य को 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, उत्पादक वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी। दूसरा, रक्षक वर्ग, सैनिक और संरक्षक। तीसरा, शासक वर्ग, वे लोग जिन्हें ज्ञान, विवेक और सत्य की समझ है। इसी तरह मनुष्य की आत्मा भी 3 हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा इच्छाओं का है, भूख, लालच, सुख, संपत्ति, शरीर। दूसरा हिस्सा उत्साह का है, साहस, क्रोध, सम्मान, संघर्ष। तीसरा हिस्सा बुद्धि का है, विवेक, विचार, सत्य की खोज। प्लेटो कहते हैं, न्याय तब जन्म लेता है जब ये तीनों हिस्से अपनी अपनी जगह पर हो। इच्छाएं शासन ना करें, क्रोध दिशा ना तय करे, बुद्धि नेतृत्व करे। व्यक्ति में भी यही न्याय है, राज्य में भी यही न्याय है। जिस समाज में धन सत्ता पर बैठ जाए वो लोभी हो जाता है, जिस समाज में सैनिक बुद्धि पर हावी हो जाए वो कठोर हो जाता है, और जिस समाज में बुद्धि निष्क्रिय हो जाए वो भीड़ की इच्छाओं में बह जाता है। इसलिए प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध विचार आता है, शासक वही होना चाहिए जो दार्शनिक हो, दार्शनिक राजा। ऐसा शासक जो सत्ता को आनंद नहीं जिम्मेदारी माने, जो सिंहासन के लिए लालायित ना हो बल्कि सत्य के कारण शासन करे। क्योंकि जो सत्ता चाहता है वो अक्सर सत्ता के योग्य नहीं होता, और जो सत्य चाहता है वही शायद सत्ता को न्यायपूर्ण बना सकता है। लेकिन क्या ऐसा समाज सचमुच संभव है? क्या मनुष्य अपनी इच्छाओं को इतनी आसानी से अनुशासित कर सकता है? क्या शासक सचमुच लोभ से मुक्त हो सकते हैं? क्या शिक्षा आत्मा को गढ़ सकती है, या सत्ता हर शिक्षा को अपने प्रचार में बदल देती है? प्लेटो का आदर्श राज्य हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी है। वो हमें एक सपना दिखाता है जहां हर व्यक्ति अपना काम करता है, जहां बुद्धि शासन करती है, जहां न्याय केवल अदालतों में नहीं आत्मा के भीतर बसता है। लेकिन वो हमें चेतावनी भी देता है कि अगर आदर्श के नाम पर स्वतंत्रता कुचल दी जाए तो न्याय का मंदिर भी कारागार बन सकता है। शायद द रिपब्लिक का सबसे बड़ा उत्तर कोई अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि ये बेचैनी है कि हम बार बार पूछें, न्याय क्या है? मनुष्य कैसा हो? राज्य किसके लिए हो? और क्या कोई समाज इतना सुंदर हो सकता है कि उसमें आत्मा भी स्वतंत्र रहे और व्यवस्था भी न्यायपूर्ण? प्लेटो आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका सवाल आज भी अधूरा है। और शायद सभ्यता का अर्थ ही यही है, अधूरे सवालों के साथ थोड़ा अधिक न्यायपूर्ण मनुष्य बनती जाना।